नहीं देखो, पज्जत्ता पज्जत्ता जेसो हमा बादराय जे छे, बिल्कुल सामने निकलिएगा था देखो। चलिए, यस 65, 66, 67, 68। चलिए, चलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो लोहे सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिलमो सुध केवली भणिदम। समयसार महाशास्त्र है। जीवा जीव अधिकार के अंत में उन्होंने इस विषय की चर्चा की है कि वर्णादि जो भाव हैं वो जीव के नहीं है। देखिए, मुद्दा बड़ा सिंपल सा होता है। जिन जीवों के जीवन में तर्क नहीं है वो तुक्के से अपना काम चलाते हैं। तो अब कुर्सी और टेबल ये दो वस्तुएं हैं, तो इन दो वस्तुओं का भिन्न भिन्न लक्षण होना आवश्यक है। कुर्सी का काम आपके शरीर को आराम देना है और टेबल का काम आपको बोध देना है या सामान रखना है या उसका काम किसी भारी चीज को धारण करके रखना है। टेबल पर आप बैठते नहीं हैं और कुर्सी पर आप किताब रखते नहीं हैं। ये जब तक जीवन में तर्क नहीं है, लक्षण नहीं है, तब तक आपके तर्क नहीं बनते हैं। वही परिस्थिति जगत के 6 द्रव्यों के साथ भी है। हर द्रव्य का लक्षण जब तक आपको नहीं पता चला तब तक आप उसे तर्क का विषय नहीं बना पाएंगे, और जब तक आप उसे तर्क का विषय नहीं बना पाएंगे तो जीवन में प्रयोग तो अनुमान पूर्वक ही होते हैं, वो अनुमान नहीं हो पाएंगे। तो बात बहुत सिंपल है। सौरभ भैया, स्टेटमेंट ये चल रहा है कि जिन लोगों के जीवन में तर्क नहीं है वो तुक्के से अपना काम करते हैं। तो मुद्दा ये है, हमें तर्क तक पहुंचना पड़ता है। जब तक हम तर्क तक नहीं पहुंचे, हम अपने जीवन में जितने भी काम कर रहे हैं उनमें कुछ सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना सब निरर्थक है, वरना तो कोई फायदा नहीं है। इसी के लिए जैन दर्शन में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसे कहते हैं लक्षण। लक्षण से क्या होता है, आप उस लक्ष्य के तर्क तक पहुंच सकते हैं। लक्षण से वो वस्तु वास्तव में कैसी है वहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो पूरा का पूरा ये जो जीवा जीव अधिकार है वो किस बात पर टिका हुआ है? सिर्फ इतनी सी एक बात पर टिका हुआ है, जीव और अजीव का लक्षण क्या है। खत्म। पूरे अध्याय में कुछ नहीं है। इसकी पूरी 34 गाथाएं वेस्ट है। वेस्ट क्यों है? क्योंकि आपको यदि लक्षण पकड़ में आ गया कि इसे जीव कहते हैं, इसे अजीव कहते हैं, तो आचार्य देव का काम पूरा हो गया। फिर आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता
नहीं है। लेकिन क्या है भाई, हमारी किस्मत जरा खराब है। हम लोग स्वर्ग भी जाते हैं तो बिना सम्यक के चले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? तुक्का। हम नरक जा रहे हैं तो नरक भी कैसे चले जा रहे हैं? तर्क नहीं था, कुछ नहीं समझ आया था, लेकिन नरक चले गए। क्या? तुक्का। क्योंकि एक व्यक्ति ने जीवन में सोचा भाई कि परिग्रह जोड़ना ही तो जीवन था, तुक्का ही तो मारा था उसने कि इसको लाइफ कहते हैं। ऐसे ही दूसरे आदमी ने एक तुक्का मारा था कि भाई परिग्रह छोड़ना जीवन है, वो चला गया स्वर्ग, ये चला गया नरक। तो दोनों के जीवन में किस चीज का अभाव है? तर्क का अभाव है, लक्षण का अभाव है। जब तक आपको लक्षण नहीं सेट हुआ। अच्छा मुझे बताओ, वो ही क्रिया मान लीजिए गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, यही क्रिया कोई सम्यक दृष्टि कर रहा है तो सही और मिथ्या दृष्टि कर रहा है तो गलत। ये कैसी नाइंसाफी हुई? सेम क्रिया, किस बात का अंतर पड़ गया है? सिर्फ तर्क का अंतर है, लक्षण का अंतर है। वो ये समझ रहा है शरीर और आत्मा एक है, मैं शरीर पर काम करता रहूंगा तो मेरी आत्मा को स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। क्या हो गया? मिथ्यात्व। और ये जो कर रहा है भाई, मैं आत्मा हूं, ये गुप्ती समिति शरीर के लिए नहीं हो रही है ताकि मैं फिटनेस होकर के और गोरा हो जाऊं और मेरी कांति बढ़ जाए। ये मेरी आत्मा के उद्धार के लिए। अब शरीर में कुछ हो रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो ये दो चीजें तर्क तक पहुंचाने के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। तो आशा करता हूं आप ये एक लॉजिक समझ रहे हैं। कौन सा? लाइफ में किसी भी चीज का जब तक तर्क नहीं है तब तक कदम आगे नहीं बढ़ाना, क्योंकि कदम आगे बढ़ाना क्या है? चारित्र। और तर्क और लक्षण पता करना क्या है? सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व के बिना चारित्र यूजफुल होता है क्या? नहीं। पॉइंट समझ गए आप? तो मुद्दा सीधा है, चारित्र मतलब कदम बढ़ाना, और कदम तब तक नहीं बढ़ाना। कब तक नहीं बढ़ाना? जब तक सम्यक्त्व ना हुआ हो उस विषय में। भाई बायोलॉजिकली पेरेंट बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। बायोलॉजिकली पेरेंट बनना आसान काम है भाई, बहुत ही आसान काम है। मुश्किल कब होती है? जब मम्मी पापा लाइफ से स्टेबल नहीं हुए, तो वो पेरेंटिंग कैसे करेंगे? पॉइंट क्लियर है? मेरे लाइफ का ये सिद्धांत है, मैंने अपनी लाइफ इसको डेडिकेट की है, तो अब मैं सामने वाले को उस चीज तक पहुंचा सकता हूं। बट मेरा खुद के अचीवमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं कहां बच्चे पालना शुरू कर दूं? भाई बच्चे पालने की योग्यता तो 10-12 साल में आ जाती है। 10, 12, 15, 14 आ गई, आप तो पेरेंट कभी भी बन सकते हैं। हम क्यों इंतजार करवा रहे हैं भाई? 19 साल तक रुको, आजकल तो भाई 30 साल तक रुको, क्यों रुकवा रहे हैं? स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, स्ट्रेस फ्री लाइफ, अपने आसपास की चीजों से आप परेशान ना हो और आसानी से अपना जीवन के साथ उसका जीवन का भी निर्वहन कर पाए, इसके लिए इतना इंतजार चल रहा है। और अब प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है भाई, किताब है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। तो बंदा स्टेबल कब होगा? अरे किताबें बंद करना सीखो। मैं जिनवानी के रेफरेंस में भी ये बात कह रहा हूं, मतलब हर चीज के लिए बस खोल लो एक किताब। अभी हम फ्री टाइम है, ठीक है, अपने को चिंतन मनन आराधना करना है, क्या करो? समय सार खोल के बैठ जाओ। अरे सो द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज, ये साधन है, लक्ष्य नहीं है, साध्य नहीं है। क्या है? साधन है। ये लक्षण है, और ये लक्षण भी किसी और के हैं। आपके जब तक नहीं बने तब तक आपको वो दंश मशक परेशान करता रहेगा। आपको क्षुधा, तृषा, 22 परीक्षाओं के नाम सुना सकता है कोई मुझे? चलो, दो ने तो मुट्ठी हिलाई है। 22 परीक्षाओं के नाम बता सकते हैं? चलो शुरू से शुरू करो। तू तत्वार सूत्र का सूत्र ही है, बोलो। क्षुधा से शुरू है, क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृण,
तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना, दर्शनाना। क्या है भाई साहब? ये हमारी लाइफ की ऐसी चीजें हैं जो हमको पूरे टाइम लाइफ में कुछ ना कुछ करने को प्रेरित करती रहती है। भूख लगी तो खाना बनाओ। अब खाना बनाओ तो कितना टाइप का खाना बन सकता है भाई साहब? आज की डिश डिसाइड करना कितना मुश्किल है। अब नाग्न नाम का परिचय है। अब बताओ महिलाओं को तैयार होने में कितनी देर लगती है? 1 घंटा। लेकिन तैयार होना कैसे है? कौन सी ड्रेस, फिर कौन सा मेकअप, फिर किस टाइप का आईलाइनर, और उस पर उसके लिए 2 घंटे चाहिए। क्या हो रहा है ये नाग्ने नाम का परिचय हमको परेशान कर रहा है। आंख भी किसी को पता ना चल जाए कि यहां डार्क सर्कल है, हम इतना मेकअप लगाएंगे। ये कपड़ों की नग्नता, मतलब बाथरूम में 10 मिनट हम नंगे नहीं खड़े रह सकते। क्यों नहीं खड़े रह सकते हैं? पैर ठंडे हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जब जल्दी निकलो, कपड़े पहनो, ठंडी लग रही है। नग्नता परिचय सहन करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जीव हैं, ये भरोसा नहीं है। लॉजिकली जीव है, मतलब ज्ञान मेरा स्वभाव है। अब यदि नीचे का फर्श मुझे ठंडा प्रतीत हो रहा है तो ज्ञान ही तो हो रहा है। लेकिन नहीं, सर्दी हो जाएगी। अरे सर्दी किसको हो जाएगी? जो अंदर ही अंदर गर्मी बनाता रहेगा और नीचे से ठंडी लेता रहेगा। पूरी बॉडी ठंडी कर लो, खत्म कहानी, नहीं लगेगा आपको प्रॉब्लम। देखो, एक साधु है, ठीक है, अपन ने वो भजन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ लिए। कौन से भजन है? ऐसे साधु सुगुरु, नहीं, यस, ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष न, शीत मास दरिया के। क्या चल रहा है भाई साहब? शीत मास दरिया, क्या जरूरत है भाई साहब? वैसे ठंडी है। कषाय बहुत है। अब वो खत्म करने के लिए हम बाहर से परिचयों को रख रहे हैं ताकि आत्मा ठंडी हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है बंदा? जबरदस्ती खड़ा हुआ है वहां, उसने 10 दिन के लिए तबीयत खराब कर लिया, बुखार लेकर के बैठा है। कौन सी कषाय कम हुई? पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो हम बच्चों को ऐसी चीजें करने से रोकते। क्यों रोकते हैं भाई? परिचय से बचाओ अपने बच्चों को। बच्चों को आक्रोश नहीं आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनको आक्रोश बहुत होता है, उससे बचाना। अरे आक्रोश से क्यों बचाना है किसी को? आक्रोश आया क्यों है, इस तक पहुंच जाओ तो आक्रोश खत्म हो जाएगा। हमारे भी जीवन में आक्रोश आता है, हम क्या करते हैं? उसे तत्व ज्ञान से जोड़ लेते हैं। भाई इस परिस्थिति में ऐसा ऐसा करो तो काम सही हो जाता है, ऐसा ऐसा मत करो तो काम खराब होने से बच जाता है। क्या हुआ भाई? बात तो बहुत सिंपल ही थी। तो मुद्दा क्या है? ये पूरा का पूरा जीवाजीव अधिकार केवल एक छोटे से तर्क पर बैठा हुआ है। मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं, बाकी सब मुझसे भिन्न है। खत्म हो गया अध्याय। इस अध्याय में और कुछ वर्णन नहीं किया है। ठीक है, भैया ने कहा था कि इस पर अपन पर्याप्तियों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 6 पर्याप्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। तो उसी का बहाना अपन ने समय सार की गाथाएं देखी है। 65, 66, 67, 68, ये 4 गाथाएं अपन लोग अभी पढ़ लेते हैं। चलिए साथ में पढ़ते हैं। सिंपल है। प्राकृत तो अब सबको तैयार हो गई है। राकेश जी भाई साहब को, प्रतीति दीदी को, सबको धन्यवाद है। अपने आपने तो मूलाचार भी पढ़ा है, तो अपने विपिन जी भाई साहब को भी धन्यवाद है कि अब अपन आराम से गाथाएं पढ़ सकते हैं। पढ़िए 65 नंबर की गाथा, पेज नंबर 140। एकम चदोन्नी तिन्निया चत्तारिय पंच इंदिया जीवा बादर पज्जत्तिदरा पयलियो नाम कम मस। इसका अर्थ कोई बताएगा? बिना हिंदी में देखे। देखो बहुत सिंपल है। अरे यार ऐसे घबरा जाते हो आप। एक कम मतलब एक, दोन्नी मतलब 2, तिन्नी मतलब 3, चत्तारी मतलब 4, पंच मतलब 5, इंदिया जीवा इंद्रिय वाले जीव। तो अब ये 1, 2, 3, 4 नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां है। ये 2 चीजें समझ में आती है ना आपको? जैसे
आ, अपने मंदिर का ये कौन सा साल है? अपने मंदिर का कौन सा साल है ये? 26 और हाँ ठीक है, 35 साल, 35वां शुरू तो ये अब क्या हुआ? 35 संख्या नहीं है, ये 35वां है। तो वैसे ये एकम लिखा है तो इसका मतलब एक नहीं है, एकम है, पहला है। तो पहला इंद्रिय जीव, दूसरा इंद्रिय जीव, तीसरा इंद्रिय जीव, चौथा इंद्रिय जीव, ऐसा करके आप हिसाब उसका लगा सकते हैं। चलो अगला, बादर पज्जतिदरा। बादर मतलब, बादर की क्या परिभाषा है? अरे आराम से सब एक संगे बोले तो फिर बाकियों को का हुई है। बादर की क्या परिभाषा दीदी बताओ? जिसके होने पर बाधा हो। अब आप, हाँ क्या नाम है अपनी शिल्पा चाची, ऐसे हाथ करो, करो ऐसे हाथ, हाँ थोड़ा इधर रहो, थोड़ा प्राची दीदी के गाल के पास आओ। अब उनके गाल के आर पार जाएगा क्या ये हाथ? नहीं। तो प्राची दीदी क्या हो गई? बादर। और इनका हाथ भी वहां से जाकर के टकरा गया कि नहीं टकरा गया? टकरा गया। ये भी क्या है? बादर। बादर का मतलब समझ में आया? जहां बाधा हो उसको बादर प्रकृति कहते हैं, बादरशील कहते हैं। अगला क्या है? पज्जत। बादर पज्जत इदरा। पज्जत मतलब क्या होता है? पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब होता है जो अपनी किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए स्वयं समर्थ हो, जिसको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। अब फिर मम्मी पापा की जरूरत लाइफ में है कि नहीं है? अरे मम्मी पापा की जरूरत है कि नहीं है? एक्चुअली नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पर्याप्त हैं। पर्याप्त का मतलब क्या होता है? देखो, आहार वर्गणाएं आप ग्रहण खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मम्मी पापा थाली में खाना नहीं देंगे तो भी आप खाना इकट्ठा करके खा सकते हैं। अब तुम कछू खाओ। मम्मी पापा तो ये सिखा रहे हैं कि ऐसा खाना खाओ जिससे तबीयत खराब ना हो। खाने पर अपने शरीर पर क्या लग रहा है नहीं लग रहा है वो तो समझ में आ ही रहा है भाई। हर वो चीज जो हम लोग बड़े लोग खा रहे हैं वो हमको पच रही है, नहीं पच रही है। बच्चे जो खा रहे हैं वो उनको पच रही है। तला खाना है, मीठा खाना है, ऐसा खाना है, अपने को नहीं पचता। बच्चों को पचता है कि नहीं पचता? क्या है भाई साहब? पर्याप्त है। क्या है? पर्याप्त है। अब लेकिन लिमिटेड काम बचपन में नहीं हुआ होगा तो फिर बड़े होने के बाद किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रेस प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बचपन में एजुकेशन कमजोर था। स्कूल कॉलेज के हम टॉपर थे लेकिन हमको लाइफ में इन छोटी छोटी चीजों का एजुकेशन नहीं था, तो ग्रेजुअली ये रोग बड़े हो गए। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि केवल खाने पीने से ही इनका संबंध हो, इनका बहुत सारी चीजों से संबंध हो सकता है, बट बात बहुत सिंपल है। अच्छा, अपने आप को मुझे गुस्सा करना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसके निर्णय के लिए आप पर्याप्त हैं कि नहीं है? इसके लिए आप पर्याप्त हैं कि नहीं है? पर्याप्त हैं। इसको क्या बोलते हैं? पर्याप्ति। कौन सी पर्याप्ति है ये? इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति क्या काम करती है? इंद्रिय पर्याप्ति क्या काम करती है भाई? आपको अंदर गुस्सा आया, अब आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इंद्रियों से। क्या हो रहा है ये? गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। कैसे कर रहे हैं? इंद्रियों से। और कहां से? आंखें लाल हो गई हैं। जिनवाणी में बहुत लक्षण लिखे हैं उसके, गुस्से को समझाने के लिए बहुत लक्षण लिखे हुए। आंखें लाल हो जाना, पैर खड़ा होना, हाथ खड़े हो जाना, मारना, पीटना, सब किसके लक्षण है? कैसे करेंगे आप ये? बिना इंद्रियों के एक्सप्रेस कर सकते हैं आप कषाय? नहीं कर सकते। अच्छा, एक इंद्रिय के पास तो कोई इंद्रियां खास है नहीं, वो कैसे एक्सप्रेस करता है कषाय? एक इंद्रिय कषाय एक्सप्रेस करता है कि नहीं करता है? करता है। कैसे करता है? चलो बताओ, पेड़ कैसे कषाय एक्सप्रेस करता है? बोलो बोलो, कैसे? उदाहरण। सबने तारे जमीन पर देखी है। बहुत बढ़िया। सारे, आप जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है
जिसके अंदर जीव हो और वो अपनी कषाय को एक्सप्रेस किसी इंद्रिय के बिना करता हो, इसको बोलते हैं पर्याप्ति। भाई साहब, पर्याप्त का मतलब ये होता है मैं अपने लाइफ में हर चीज को करने के लिए स्वयं समर्थ हो गया हूं। जितनी योग्यता मेरे पास उस जीवन की, उस आयु की है, वो योग्यता मैं कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकता हूं। इसका मतलब है पर्याप्त होना। तो बताओ हम बचपन से पर्याप्त हैं कि नहीं है? बचपन से छोड़ो, मां के गर्भ में जब बच्चा हुआ था, मां को तो कदाचित एक दिन बाद पता चलेगा। भाई आजकल तो वो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप फटाफट जल्दी से पता कर भी सकते हैं, लेकिन येट आप एक दिन में तो शायद नहीं बता पाएंगे। मतलब वो एक आध दिन तो उसमें लगता होगा, लेकिन बच्चा तो है नहीं, 1 महीना तो उसके बाहर में लक्षण दिखने से लग रहा है। मैं तो कह रहा हूं उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें भी थोड़ा समय तो लगता है। अरे आप लोगों को पता, आपने कभी यूज किए हो तो पता चलेगा आपको। अच्छा ठीक है। नहीं यार, नहीं नहीं, हाँ हाँ 1-2 दिन में। अरे 1 महीना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा चलो चलो, अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा माफ करो मेरे को, रुको। मेरे कहने का आशय ये है कि पर्याप्ति खत्म, पूरी हो गई। बहुत पल भर का खेल है ये, पल भर का खेल है। और आपको पता नहीं है कि एक बच्चा बनने से पहले कितने सारे जीव वहां पर अपनी पर्याप्तियां पूरी करके मर गए, ये भी नहीं पता चला। भाई हम समझ रहे होते हैं एक स्पर्म एक कंपटीशन में है और फिर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर वो बड़ा हो रहा है। उन्हीं 3 इडियट्स का डायलॉग था भाई कि वो उसने ऐसे सारे फेंक दिए और वो बता रहा है। भाई हम बचपन से कंपटीशन कर रहे हैं भाई साहब। कब से कंपटीशन कर रहे हैं? जब से 1 लाख स्पर्म्स कंपीट कर रहे थे कि वो एग के साथ मिल जाए, उसमें से कोई एक स्पर्म जा करके मिलता है, उसमें जायगोट बनता है, फिर बच्चा बनता है, फिर धीरे धीरे करके हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन तब तक तो आत्मा आई नहीं थी। जीव ने कंपटीशन कब शुरू की थी? जीव का कंपटीशन कब हुआ? जब इन दोनों का मेल हुआ। एग और स्पर्म का जैसे ही मेल हुआ, वीर्य और रज का जैसे ही मेल हुआ, बस उसी क्षण वहां पर जीव नया प्रवेश किया है। ऐसा नहीं हो गया कि यहां का एक आत्मा है, वहां का एक आत्मा है और 2 आत्माओं ने मिलकर के एक आत्मा को पैदा किया हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अब 3 स्टेप्स होते हैं उसके। पहला स्टेप तो यह है कि वहां भी जीव था, स्पर्म में, यहां भी जीव था। फिर दोनों जब टकराए तो दोनों अजीव थे। जब दोनों एक दूसरे से टकराए हैं तब वो अजीव हैं। और फिर माता के गर्भ की गर्मी पाकर के उस योनि से वहां पर एक जीव प्रवेश करता है। 3 स्टेप समझना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वाद सिद्धि में लिखा है, अपना ग्रंथ है एक सर्वाद सिद्धि। मैंने पहले भी बताया आपको, ये सब तो कोई बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो अभी मम्मी और मतलब पुरुष और महिला जीव है, ठीक है। उनके आश्रय से अनंत जीव रह रहे, ठीक है। उन अनंत जीवों के आश्रय में ये जो मियोसिस की प्रोसेस होती है, इसमें यहां से जो माता अपने अंडे बना रही है और पुरुष अपने वीर्य बना रहा है, वो भी जीव है, ठीक है, अनंत जीव है। अब लेकिन जिस समय उनका एक दूसरे में प्रवेश होने की जगह होती है, मतलब माता का अंडा जहां बन रहा है वो अलग जगह है, और जहां वो वीर्य और अंड मिलकर के जिस जगह में आ रहे हैं वो एक अलग जगह है, ठीक है। वो जो जगह है वहां पर आते आते वहां उसका जीव मर जाता है। जो वीर्य और रज है उसका जीव मर जाता है, तो ये हो जाते हैं अजीव। और फिर माता की गर्मी वो है सजीव। माता का जो वो पूरा योनि का स्थान है वो है सजीव। इसलिए हमारी योनि है मिश्र योनि, क्योंकि वीर्य और रज ये है अजीव, सचित अचित्त। और माता का जो गर्मी है, जो वुम्ब है, उसकी जो गर्मी है उसको कहते हैं सचित्त। इन दोनों के मिश्रण से हो गया है वहां पर जीव में प्रवेश। तो अब 3rd जीव वहां पर आ गया। तो पहले तो ये 2 जीव है, इन 2 जीवों ने स्पर्म और एग का 2 जीव बने। फिर वहां से वो निकले, क्योंकि वो तो सब लब्ध पर्याप्तक है वहां,
वीर्य और रज ये तो लब्ध्य पर्याप्तक हैं, इनमें कोई विशेष योग्यता नहीं है, ये तो आए और गए। अब जो वहां पर एक अजीब दो चीजें हैं, उनका मिश्रण होने पर फिर एक जीव उसमें प्रवेश करता है, और वो जीव है जो अपना मनुष्य आयु लेकर के आया हुआ जीव है। उस दृष्टि से विचार करेंगे तो आप इसमें बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, उसको छोटा मोटा खेल नहीं है, बड़ा खेल है, ठीक है। अब वहां पर अपन किस परिस्थिति पर बात कर रहे हैं, अब उसके स्टेप बाय स्टेप पर्याप्त है। हाँ नहीं, ये तो रज और वीर्य जो बने हैं वो स्वयं ही लब्ध्य पर्याप्तक जीव है, स्वयं ही, और मनुष्य हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना अपने पसीने में, इसमें उसमें सब में, वही वाली बात है, वही वाली बात है। अब वो, लेकिन एक और चीज अपन ने उसके साथ पढ़ी है कि अपने ही आकार के होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई नियम लिखा नहीं है कहीं, मतलब मेरे पढ़ने में नहीं आया कि वो उसी आकार के होना आवश्यक है। ये तो क्रिया कोशों में इनका उल्लेख है, आगम ग्रंथों में इसका ऐसा आकार संबंधी कोई उल्लेख हमने नहीं पढ़ा। मैं वही कह रहा हूं, ये क्रिया कोशों में इनका उल्लेख है, इनका आगमिक उल्लेख नहीं है, तो उस मेरे पढ़ने में नहीं आया है, उस दृष्टि से कह रहा हूं। चलिए, नहीं तो वो तो आकार अलग अलग है, अपन ने तो स्कूल में बड़ी ड्राइंग डिजाइन बनाई है, वो कहां से कौन सा आकार होगा, वो तो कोई आकार नहीं है। आदमी ऐसा दिखता हो और महिला ऐसी दिखती हो, ऐसा तो होता नहीं है भाई, सब ऐसे ऐसे ही दिखते हैं। चलो बढ़िया, तो आशा करता हूं आप ये बात समझ रहे हैं। अपन किस शब्द की बात कर रहे हैं, पर्याप्त। तो हाँ, संगी 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 होने चाहिए, मतलब संगी, बिल्कुल संगी, हाँ हाँ, संगी पर्याप्तक है। मतलब वीर्य और रज ये भी संगी लब्ध्य पर्याप्तक जीव है, पंचेंद्रिय संगी लब्ध्य पर्याप्तक जीव है। हाँ, लब्ध्य पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक तो बोल रहा हूं, बहुत आयु बहुत कम लेकर के वो मर जाते हैं। तो कौन कह रहे हैं उनकी पर्याप्तियां? अरे यार आप एक सेकंड, आप मिक्स कर दिया आपने, एक मिनट रुक जाओ भाई, सब रुक जाओ। अपन सब मनुष्य गति के जीव हैं और पर्याप्तक जीव है, निर्वृत्ति पर्याप्त के बाद में पर्याप्त हुए हैं, ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई। अब जो हमारा अंड और वीर्य है वो लब्ध्य पर्याप्तक जीव होता है, और जरूरी नहीं है वो बिल्कुल लास्ट वाला लब्ध्य पर्याप्तक जीव हो, एक श्वास में 8-10 बार वाला, वो भी थोड़ी देर का जीव उसमें हो सकता है, विद इन सेकेंड्स, लेकिन वो भी मरेगा, विद इन सेकेंड्स उसको मरना ही है, जैसे ही वो बाहर आया आपकी बॉडी के वो मर जाएगा, ठीक है। अब उसी समय पे यदि बच्चा हो रहा है तो क्या परिस्थिति बन रही है कि वो माता के गर्भ के एक, वो उसको एंडो सेक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट माना जाता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे में आके मिक्स होते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे आकर के ये दोनों का जो लब्ध्य पर्याप्तक जीव है वो मर गया है। वो मर जाने के बाद लेकिन उसका जो आकार आदि है, जो उसके अंदर का माल मटेरियल है वो है उसमें, अब वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होकर के जो अवस्था बना रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं हम, जायगोट, उसको भ्रूण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। अब ये जो भ्रूण है ये माता के गर्भ की योनि को पाकर के इसमें एक नया जीव आया है, वो निर्वृत्य पर्याप्तक है, वो पर्याप्त होगा। अरे बात कुछ समझ में आ रही है? आपने 2-3 चीजें मिक्स कर दी है, अभी क्लियर है? वहां जो नया जीव प्रवेश कर रहा है, उस अजीब अवस्था में जो नया जीव प्रवेश कर रहा है वो तो निर्वृत्य पर्याप्तक, वो भी लब्ध्य पर्याप्त, वो भी कदाचित यदि लब्ध्य पर्याप्तक हो तो मर जाएगा। उसमें भी ऐसा जीव ही पकड़ना है आपको कि जो अपने रूप में बाहर आया है, इतना बड़ा हो गया है और हरकतें दे रहा है धरती पे, वो पर्याप्त जीव है, वो पर्याप्त हो गया है, ऐसी बात है। तो वो बिल्कुल छोटा सा टाइम पीरियड है जब व्यक्ति अपर्याप्त है। जीवन में हम जब बड़े हो गए ना, आपको किसी ने जबरदस्ती की थी जैन बन जाओ, आपको किसी ने जबरदस्ती की थी टीचर बन जाओ, आपको किसी ने जबरदस्ती की थी, आप पर्याप्त थे, हैं और रहेंगे जब तक आप मरते नहीं हैं। लेकिन ये सब चीजें किस लिए धारण करके रखी है हमने? ताकि हम जीवन में शिक्षा को धारण कर सकें,
उपदेश को ग्रहण कर सके, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, उसकी योग्यता इन पर्याप्तियों के साथ आई थी। अब वो हमने बर्बाद कर दी तो भटकते हैं ना फिर इधर से उधर संसार भर में। आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। तो पर्याप्त का मतलब हमारे पास ऐसी योग्यता हो जाना जिससे कि हम उस आयु भर में जो भी काम हमको करना है उसके लिए हम स्वयं स्वतंत्र हो जाएं। पॉइंट क्लियर है? कोई और जबरदस्ती हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो आप ये मान करके चलिए आपका बच्चा पूरा स्वतंत्र है, उसको कुछ भी कराए नहीं आपने तो भी वो सब कुछ कर लेगा लाइफ में, यदि उसे जिंदा रहना है तो। अनाथों के बच्चे रहते नहीं है क्या? और अनाथों के बच्चों ने ज्यादा भारत देश का उद्धार किया है। बोलू, लिस्ट सुनाऊं? ये सनाथों ने तो जिंदगी खराब कर रखी है। क्यों? क्योंकि बेचारे हमेशा कॉन्स्टेंटली एक चीज के साथ जीते हैं, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। हमको स्वीकृता होनी चाहिए, हमारे माँ बाप हमें कुछ न टोकें। हमारे माँ बाप तो वो पूरे टाइम अपने माँ बाप के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, हम लोग बाहर नहीं आते हैं, उस जोन से बाहर नहीं आते हैं। देखो लड़के ने इंजीनियरिंग कर ली, एमबीए कर लिया, एमए कर लिया, देखो शास्त्री करने पहुंच गया। क्यों? क्योंकि बाप शास्त्री है। हम उनके एरिया से बाहर ही नहीं आते। फिर क्या किया उन्होंने? पीएचडी। क्या कर रहा है लड़का? पीएचडी। हम उस बेसिक सर्कल से बाहर ही नहीं आते। हम हमेशा एक डर से घिरे हुए हैं, जिस डर का नाम है फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। लोग हमें स्वीकार कर ले बस। क्यों तुम्हें दूसरों से स्वीकृति चाहिए? पर्याप्त नहीं हो तुम? भरोसा नहीं है कि हम पर्याप्त हैं? हम पर्याप्त हैं। 6 पर्याप्तियां होती हैं। कौन कौन सी पर्याप्तियां होती हैं? हमारे पंडित गुरुजी हैं दीपक जी, वो हमको 6 पर्याप्तियों के नाम ऐसे याद कराते थे। वो अपन पीरियोडिक टेबल है ना, स्कूल में पीरियोडिक टेबल याद करते थे। ह ही ली बे बकन ऑफनिन नागम नामा गुनाला सी पास्कल, ऐसे याद करते थे हम। और भी चीजों में याद किया करते थे। हाँ, वो है आश ईश भम। क्या वर्ड्स हैं? आश ईश भम। ये उनको कल्पना दीदी ने सिखाया था। अब वो कैसे सिखाया था वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये है, ठीक है। आ मतलब क्या हो गया? आहार पर्याप्ति। श मतलब शरीर पर्याप्ति। ई मतलब इंद्रिय पर्याप्ति। श मतलब श्वासोश्वास पर्याप्ति। भ मतलब भाषा पर्याप्ति। और म मतलब मन पर्याप्ति। हो आशीष भम। आशीष भम, खाया पिया खत्म। तो आशीष भम ऐसे वो याद कराते थे हमको। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूरी होती है। आहार पर्याप्ति पूरी होती है का आशय क्या हो गया? हमारे पास वो योग्यता आ जाती है जिससे हम कर्म और नो कर्म दोनों प्रकार के आहार को ग्रहण कर सके। कर्म आहार तो हमारा सतत चल ही रहा है। अरे कारमान शरीर कोई एक समय के लिए भी संसार में खत्म होता है क्या? नहीं, उसके लिए तो हम हमेशा पर्याप्त है। विग्रह गति में भी पर्याप्त है। हम हर जगह भाई एक काम करने के लिए बड़े बाबा आप स्वतंत्र हो संसार में। कौन सा? कर्मों को ग्रहण करना और छोड़ना। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जब तक आप संसार में हैं, इस काम के लिए आप पूरे पर्याप्त हैं। कषाएं प्रकट नहीं हो रही। विग्रह गति में कौन सी कषाय प्रकट हो रही है? देखो, मेरे को एक ग्रंथ ऐसा नहीं मिला जिसमें विग्रह गति की भी मार्गणाएं लिखी हो। प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप? विग्रह गति में मार्गणाओं का वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन जरूरी बहुत है। क्यों? क्योंकि हमको ना डिफरेंस चाहिए। मैं आहार जब तक ग्रहण कर रहा हूं उसकी मार्गणाएं तो लिखी हुई है, लेकिन जब मैं सिर्फ कर्मों को ग्रहण कर रहा हूं उस समय क्या कषाय है मेरी? भाई अपने को क्वेश्चन खड़ा होता है कि नहीं होता? सपोज मान करके चलिए कोई व्यक्ति, अभी अपन एक लॉजिक चलता है अपने यहाँ। कौन सा लॉजिक चलता है? कि हर 6 महीने 8 समय में आत्मानुभूति चाहिए, ठीक है। कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, मान करके चलिए कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है। उसने 6 महीने 8 समय पहले, 6 महीने 8 समय, हाँ सही है ना उससे। अरे 8 समय वाली बात नहीं है, मतलब 6 महीने वाली मिनिमम तो बात हो गई। वो आप उससे ज्यादा समय होगा तो आप अनंतानुबंधी बांधने लगेंगे, ठीक है। एक जनरल लॉजिक चलता है अपने यहाँ, ठीक है, 6 महीने का। अब मान लो कि एक क्षायिक सम्यक दृष्टि था, मरने से 6 महीने पहले उसने आत्मानुभूति की थी। अब उसका टाइम आ गया, जैसे महिलाओं का टाइम आता है उसका टाइम आ गया। अब उसको आत्मानुभूति चाहिए, ठीक है। अब वो विग्रह गति में पहुंच गया। अब बताओ उसके आत्मानुभूति का क्या होगा?
और वहां से समय बीत गया तो फिर तो भाई उसकी कषाय बढ़ जाएगी, फिर तो शाही समर्जन छूट जाएगा। ये लॉजिक जो हमने बना करके रखे हैं भाई कि हर 6 महीने में आत्मानुभूति चाहिए और ऐसा चाहिए, ये एक बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए था। विपाक नाम का एक टॉपिक होता है, विपाक मतलब हर कषाय के विपाक का काल दिया हुआ है। तो दादा ने उस विपाक के टाइम के साथ उस आत्मानुभूति के टाइम को मैच कर लिया, और मैच करके उन्होंने कह दिया भाई कि चलो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, आधे घंटे पौन अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर हो जाएगी, तो कषाय नहीं बढ़ेंगी और ऑटोमेटिकली आपका काम बना रहेगा। ये तो एक बहुत जनरल आइडिया देने के लिए था। अब मुझे बताओ विग्रह गति में क्या होगा कषाय का? बताओ विग्रह गति में क्या इंद्रियों पर काम होता होगा? विग्रह गति में कौन सा उपदेश याद आ रहा है उसको? क्या हो रहा है विग्रह गति में? कुछ नहीं पता। तो उसकी मार्गणाओं का कहीं वर्णन होता तो आपको जल्दी समझ में आ जाता कि विग्रह गति में एग्जैक्टली हो क्या रहा है प्रोसेस। अपन सब एक होमवर्क ले सकते हैं, जितने लोगों को भरोसा है कि उनको मार्गणा स्थान आते हैं, वो एक होमवर्क ले लो मेरी तरफ से। आज लाइफ टाइम का होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। विग्रह गति की मार्गणाएं बनाओ और विचार करो उनमें कि उनमें क्या क्या परिस्थिति होगी। तुम पहली मार्गणा भी भर नहीं पाओगे। क्यों? पहली मार्गणा क्या है भाई साहब? गति मार्गणा। अब गति मार्गणा में बता दो विग्रह गति में कौन सी गति है? अभी तो गत्यानुपूर्वी चल रही है, गति ही नहीं है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं। हम कहते हैं संसार में हर परिस्थिति में मार्गणा स्थान की परिभाषा क्या है? जीव को खोजने के स्थान। बता दो विग्रह गति में जीव को खोजने के कौन कौन से स्थान घटा पाओगे तुम? बताओ जरा। इसलिए ये ना बहुत मोटा, हमेशा तत्व ज्ञान मोटा मोटा ही होता है, स्थूल ही होता है। आप जिस भी अनुयोग को सूक्ष्म कह रहे हैं ना, वो कोई सूक्ष्म नहीं है, सब सरल चीजें हैं। बस कंपैरेटिवली सूक्ष्म को सूक्ष्म कह देते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। तो मैं बता रहा हूं आपको, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबको इतने जल्दी करणानुयोग समझ में आता है, इन्हें द्रव्यानुयोग नहीं समझ में आता। स्मारक में बच्चों को हम समय सार पढ़ा पढ़ा थक गए। क्यों? क्योंकि वो सच में समझ में नहीं आता। और गोमट सार पढ़ाए यदि टीचर अच्छे से तो यूं समझ में आता है बच्चों को। लेकिन प्रॉब्लम उल्टी है, बच्चा यही सोच करके वहां जाता है कि नहीं अपने को तो समय सार पढ़ना है, इसलिए अब वो समय सार की क्लास सबसे ध्यान से सुनता है। और गोमट सार की, अरे इसमें क्या है, इसमें तो इसके बाद तो हर चीज में नहीं लगाना है, हो गया सम्यक दर्शन खत्म। क्यों पढ़ना है गोमट सार? क्या जरूरत है पढ़ने की गोमट सार? अपने तो गाथा ये कह रही है, नविहोदि मच्छ नविहोदि मच्छ नविहोदि। कुछ नहीं है आत्मा में, कुछ नहीं है, गुणस्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, संयम लब्धि स्थान नहीं है, तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है गोमट सार। जबकि वो इजी है, मैथमेटिकल है। स्कूल में 10th तक उसकी मैथ्स अच्छी थी, साइंस अच्छी थी, सोशल स्टडीज खराब थी। अब ये समय सार में सोशल स्टडीज अच्छी हो गई है उसकी, और उसको मैथ्स और साइंस में दिमाग खराब हो रहा है। ये क्या हो रहा है बताओ आप? इसको बोलते हैं जीवन। हम धीरे धीरे जीवन में आसान काम करने को ही सही समझते हैं। हम स्ट्रगल नहीं लेना चाहते, हम मेहनत नहीं करना चाहते। पंचास्तिका पढ़ना सच में कठिन है, समय सार पढ़ना सच में सरल है। पंडित जी साहब से पूछो आप, उन्होंने तो 6-6, 2-2, 3-3, 4-4 साल तक इस विषय को चलाया है। मतलब शाम की संगोष्ठियों में बड़े लंबे लंबे टॉपिक गए हैं। समय सार उतना कठिन टॉपिक नहीं है। पंचास्तिकाया पढ़ो, आपको पता चलेगा उसमें कितनी मेहनत है। उसमें छोटे छोटे 1-1, 2-2 वर्ड्स में कितना बड़ा बड़ा माल भर दिया है। आपको समय सार में सप्तभंग नहीं मिलेंगे, आपको पंचास्तिका में मिल जाएंगे सप्तभंग। लगाओ जरा दिमाग, फिर भंग क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या काम होता है, उसमें बहुत मान लगेगी। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हम पर्याप्तियों की बात कर रहे हैं। पर्याप्ति कितनी हो गई भैया? 6 पर्याप्ति हो गई। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए क्या चाहिए? आहार पर्याप्ति चाहिए। अब ये आहार का मतलब ये वाला आहार नहीं है, इसमें आहार का मतलब कौन सा आहार है? अरे मैं कहां कुछ कह रहा हूं भाई। तो कर्म और नो कर्म, नो कर्मों को ग्रहण करने के लिए आपको आहार पर्याप्ति चाहिए पड़ती है। और नो कर्मों को ग्रहण करना कब शुरू कर देते हैं अपन? विग्रह गति के अंतिम समय में। अब यदि एक ही समय की विग्रह गति है तो वही अंतिम समय है। यदि विग्रह गति 2 समय की है तो वो लास्ट वाला समय है। 3 समय की है तो लास्ट वाला, 4 समय की।
ऐसे लगा लेना। तो अंतिम समय में एकम गौ त्रीन्वा नाहारकः, अतः अंतिम समय आहारकः, अंतिम समय में जीव आहारक बन जाता है। ठीक है। पर्याप्ति की अपेक्षा नहीं, पर्याप्ति तो उसके अगले समय से शुरू हो रही है। आहार वर्गना ग्रहण करना तो उसने पहले समय ही शुरू कर दिया है, सेकंड समय से उसकी आहार पर्याप्ति शुरू हो रही है। ठीक है। तो वो आहार पर्याप्ति, मैं तो उन दोनों को एक मिला करके बोल रहा हूं कि सबसे पहले हम आहार पर्याप्ति ग्रहण करना शुरू करते हैं, तो इसको बोलते हैं नो कर्माहार। ठीक है। तो नो कर्मों को ग्रहण करने का वो काम शुरू कर देता है। और नो कर्म क्या है भाई साहब? आपके ये सारे शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्बन, इन सबको ग्रहण करना। इसमें कार्बन को छोड़ दो आप, तो कार्बन को बोलते हैं कर्म शरीर और इन चारों को बोलते हैं नो कर्म शरीर। तो नो कर्मों को ग्रहण करने की योग्यता आपकी शुरू हो जाती है सबसे पहले। ठीक है। आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति का मतलब क्या होता है भाई? तुमने आहार तो ग्रहण किया, लेकिन आहार ग्रहण करके उसका एक बेसिक फॉर्म चाहिए। जैसे पहले मेरे को एक क्वेश्चन होता था, भाई पहले शरीर बनेगा और फिर हम आहार ग्रहण करेंगे ना, पहले आहार और बाद में शरीर क्यों? प्रश्न समझ? अरे हाँ उत्तर दे दो, हमें रुक तो जाओ, बता तो रहे। प्रश्न सबको क्लियर हो गया? मुद्दा क्या है? पहले शरीर की पहले आहार, डिसाइड कर लो। पहले शरीर की पहले आहार, भाई अभी आपने खाना खाया, लेकिन आपका शरीर बना हुआ है तभी तो आपने खाना खाया है। प्रॉब्लम समझ आ रही है? ये बात जिम वालों को पता है। क्या पता है जिम वालों को ये बात? भाई साहब तुमने खाना नहीं खाया ना, तो वो बॉडी पे लगता नहीं है। तुम्हारे यदि शरीर में मांस ही नहीं है तो तुम वेट लिफ्ट करके उसे अपनी बॉडी में बढ़ा नहीं सकते। तो जो बिल्कुल दुबला पतला आदमी है वो जिम जाए तो उसकी बॉडी नहीं बनने वाली है। क्यों? मांस ही नहीं है उसकी बॉडी में। जिसकी बॉडी में मांस है, मतलब आहार भरा पड़ा है, वो जाए जिम, तो अब सीधे सीधे यहां का माल यहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति होती है। पॉइंट समझ में आया? तो शरीर को भी शरीर बना किससे है? तो इन आहार वर्गणाओं से ही शरीर बना है। इसलिए पहले आपको क्या चाहिए? आहार चाहिए, फिर क्या बनेगा उससे? शरीर। शरीर बन जाने के बाद में क्या होगा? अब उसमें आपको अलग अलग जगह अलग अलग योग्यताएं चाहिए। तो उसके लिए कौन सी पर्याप्ति चाहिए? इंद्रिय पर्याप्ति। अब अलग अलग योग्यताएं आ गई। अब इसके बाद क्या चाहिए? सेल्स ने अपनी जगह बना ली है। अब सेल क्या करते हैं? उनको सांस लेने को जगह चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये सारी जगह पर आपको कुछ ना कुछ श्वासोच्छ्वास चाहिए। इसलिए श्वासोच्छ्वास वो बेसिक जगह है जो आया और आप पर्याप्त हो गए। जिस जीव का श्वासोच्छ्वास शुरू नहीं हुआ वो जीव कुछ नहीं कर सकता। श्वासोच्छ्वास वो पर्याप्ति है जो केवल प्राण उन्हीं को पाया जाता है जो पर्याप्त जीव होते हैं। अपर्याप्त जीव सांस नहीं लेता। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तीन, जैसे कैसे समझाऊं? 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण होते हैं। 10 प्राणों में किसी जीव के पास यदि 7 प्राण भी है ना, 7 प्राण है और वो अपर्याप्त है, तो उसके पास श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होगा। अरे कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? नहीं, प्राण में तो कोई फर्स्ट सेकंड का कोई भेद नहीं है। प्राणों में, पर्याप्तियों में ही 1 2 3 का भेद है। प्राण तो सारे सेम लेवल के। हाँ, वो 4th नंबर की है। इसके बाद भाषा और मन, क्योंकि एकेंद्रिय को भी चाहिए ना श्वासोच्छ्वास, तो इसलिए भाषा मन की योग्यता तो वहां नहीं है। लेकिन इतना बेसिक स्ट्रक्चर है। सांस लेगा वही जो पक्का है जिएगा। जो जीने वाला नहीं है उसको सांस भी नहीं मिलने वाली है। तो सांस नाम की चीज, ऑक्सीजन लेना छोड़ना, ये योग्यता इस बात को फाइनली क्लियर कर देती है कि अब ये रहेगा, अब ये जिंदा रहेगा। इसलिए बच्चे का सबसे पहले, वो बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो उसकी सांस चेक करने पे सांस नहीं पता चलती। तो उसकी सांस कैसे पता की जाती है? मारो जोर से। जैसे ही आपने मारा तो कुछ नहीं, वो रोना तो ये लक्षण है, उपलक्षण है। उसका लक्षण ये है उसके कहीं पर ना सांस अटक गई है। अब उसकी सांस खोल दी है आपने मार के।
जैसे आपने मारा, उसने बॉडी को थोड़ा सा हिलाया, और जैसे ही उसने हिलाया तो हल्का सा हार्ट जर्क हुआ उसका, और उससे उसको सांस आ गई। तो वास्तव में उसके सांस के मैनेजमेंट के लिए ये सब होता है। हम समझ रहे होते हैं भाई रुलाना जरूरी होता है, अरे कोई रुलाना वराना जरूरी नहीं होता। हाँ बोलो, चलो भैया, आज की बात तो हम यही पूरी कर रहे हैं, गाथा को बस पूरा कर देता हूं मैं। बादर पज्जत इदरा, बादर पर्याप्त या अपर्याप्त, पयडीयो नाम कम्मस, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। पढ़नी अपने को 4 गाथाएं थी, लेकिन पढ़ी अपन ने एक, और उसमें भी एक शब्द ही बता। यस, पूर्णता। हाँ, नहीं, इसमें स्टार्ट होने का मतलब इतना समझिए कि ये सब कुछ आहार के ही बेस पे तो हो रहा है ना। सॉरी, इसका बेस क्या है? आहार है। जैसे यूं समझ लो, एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। एक व्यक्ति है, उसके पास जितनी भी योग्यताएं हैं, वो सारी की सारी योग्यताएं हमेशा रहेंगी कि नहीं रहेंगी? योग्यताएं, योग्यताएं तो हमेशा रहेंगी। अब उन योग्यताओं में से वो कब किस पर काम कर रहा है, ये बाद की बात है। तो आज मेरे पास में यदि 10 के 10 प्राण लेने की योग्यता है, तो मैं 6 की 6 पर्याप्तियां शुरू करने की योग्यता मेरे पास अभी है। अब योग्यता अभी होने पर उन पर काम चिन्नू मिन्नू चल रहा है। धीरे धीरे करके वो बढ़ता जा रहा है, तो एक एक पूरी होती जा रही है और पूरी होती जा रही है, तो हम पूरे तैयार हो गए 6ठी पर्याप्ति तक। ऐसा उसका अर्थ समझ में आता है। तो आप ऐसे हर जगह लगा लो। एक बच्चा है, मैथ्स के लिए, उस मैथ्स का बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना है उसको। अब उसकी वो योग्यता कहां से शुरू हो गई? पैदा होते से। कितनी देर लगनी थी, लेकिन प्रोफेसर बनने में समय बहुत लंबा लग सकता है। इतना सा लॉजिक है। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।